वो प्यार, वो क्रोध जो प्यार की बाहों में समाप्त होता है, ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा वरदान। मैं इसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इसके पति भी आए होंगे, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसा क्रोध, ऐसा प्यार जिसको मिल जाए उसके सौभाग्य का कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैंने कहीं सुना है, अब इसको भी एक नई बात सुनाता हूँ, शायद ना सुनी हो, कि एक पति ने नाराज होकर के अपनी पत्नी से कहा कि तुम गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत मानती हो, उनकी रामचरितमानस में लिखा हुआ है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उसने कहा वो पुरानी बात थी, रामायण का जो नया संस्करण निकला हुआ है उसमें पंक्तियां बदल गई हैं, नहीं तो बदल जाएंगी। वहां पर आप लिखा हुआ पाएंगे, ढोल गवार और पुरुष निगोरा, जितना पीटो उतना थोड़ा। ये बदल जाती है पंक्तियां, तो उसके साथ में युग के संदर्भ में जुड़ते हैं। लेकिन जब प्यार के पीछे, जब क्रोध के पीछे प्यार होता है तो वो मनुभाव से भी ज्यादा प्रिय हो जाता है। आइए, इससे पहले कि मैं आज के आयोजन के अध्यक्ष महोदय से आशीर्वाद के लिए, काव्य पाठ के लिए आग्रह करूं। मैं समझता हूं ये वो घड़ी है जब आप सब मुझसे कहें कि मैं कविता सुनाऊं। धन्यवाद। कविता अलग अलग ढंग से मैंने कही है, कुछ गजलों में, कुछ गीतों में, कुछ मुक्तकों में। मैं दो तीन बातें अलग अलग अंदाज की आपसे कहूंगा। सबसे पहले मैं आजकल कवि सम्मेलन में जब भी कहीं जाता हूं तो 3 मुक्तक जरूर पढ़ने की कोशिश करता हूं। ये कवि के स्वाभिमान के मुक्तक हैं। यहां से बात शुरू करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच के मित्रों और बंधु, एक कवि के स्वाभिमान की बात यहां से शुरू होती है। या बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम। ये मेरी पीढ़ी के कवि, मेरे बाद आने वाली पीढ़ी के कवि अर्जुन कमलेश। या बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे। उस हकीकत का एक संकेत सुनिएगा। बहुत मुक्तक नहीं ले जाना चाहता आज, बहुत कुछ पढ़ दिया मेरे छोटे भाई ने इस विधा में। प्रिय अर्जुन, मैं अफजल वाले संदर्भ को फिर से उठाता हूं और अर्जुन की बात को गहराते हुए अपने ढंग से कहता हूं कि केसर की क्यारी में भीषण रक्तपात है, विस्फोटों पर बिछी सियासत की बिसात है। केसर की क्यारी में भीषण रक्तपात है, विस्फोटों पर बिछी सियासत की बिसात है, और अफजल को फांसी देने में हिचक रही हो, वो संसद है या शिखंडियों की जमात है? वो संसद है या शिखंडियों की जमात है? और एक मुक्तक में महाराष्ट्र में इसलिए सुनाना चाहता हूं कि इस देश के एक नायक ने, हम तो उनको परिवार का प्रतीक मानते हैं, एक उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ये सारा का सारा ठाकरे परिवार। आप विश्वास मानिए, महाराष्ट्र के बाहर ठाकरे साहब की एक अलग नायक के रूप में प्रतिष्ठा है। लोगों ने उनके गौरव के दर्शन किए। उस परिवार से हम एक व्यक्तित्व चाहते हैं जो पूरे देश का बनकर के उभरे। लेकिन जब वहां पर कुछ प्रांतों का रहना खतरनाक होने लगा, लोगों को इस बात की सजा दी जाने लगी कि वो हिंदी भाषी है, तो मुझे लगा कि जाति, भाषा और प्रांत की राजनीति इस देश के लिए अच्छी नहीं। 4 पंक्तियां मैंने कवि के आसन से कही। कब तलक, जो भी हो नाम उनका अलग अलग हो सकता है, किसी प्रांत में कुछ, किसी प्रांत में कुछ। कब तलक विद्वेष की ये खाइयां खुदवाओगे, कब तलक वटवृक्ष पे विषवल्लरी फैलाओगे, कब तलक विद्वेष की ये खाइयां खुदवाओगे, कब तलक वटवृक्ष पे विषवल्लरी फैलाओगे। आज तुम भड़का रहे हो आपसी नफरत की आग, देख लेना कल तुम ही इस आग में जल जाओ। देख लेना कल तुम ही इस आग में जल जाओ। और अंतिम मुक्तक मैं देश के जवानों के नाम कहता हूं। अच्छा लगता है जब कवि सम्मेलन में युवा पीढ़ी के कुछ हस्ताक्षर उपस्थित होते हैं। मैं एक जवानी की परिभाषा देना चाहता हूं। जो कांटों में मुस्काए
जो राहें नई बनाए जवानी उसको कहते हैं। जो कांटों में मुस्काए जवानी उसको कहते हैं। जो राहें नई बनाए जवानी उसको कहते हैं। और चलते चलते लड़खड़ा जाए ये भी मुमकिन है, पर जो गिर कर फिर उठ जाए जवानी उसको कहते हैं। जो गिर कर फिर उठ जाए जवानी उसको कहते हैं। ये मैंने कुछ मुक्तक सुनाए आपको जो मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ। मेरे लेखन में गीत तत्व को भी अपने आप जुड़ाव मिला। हम कवि सम्मेलन से जुड़े हुए तमाम रचनाकारों के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि हम पैसा लेते हैं, कभी कभी ज्यादा पैसा लेते हैं कविता के लिए। निश्चित रूप से जिस आसन पर तुलसी बैठे, जिस आसन पर सूर बैठे, जिस आसन पर हमारे हिंदी के वे कवि बैठे जिनके नाम की हम कसम खाते हैं, उनके आसन के आसपास बैठने का भी हमें हक नहीं। लेकिन इस मंच के ऊपर भी कुछ लोगों ने अपने तेवर को सलामत रखते हुए कुछ कहने की कोशिश की। उन लोगों की तरफ से मैं 8 पंक्तियां आपको देता हूं। ये सच है मैंने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम। ये सच है मैंने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को। गली गली में भोजपत्र को, नगरी नगरी में सरगम को। लेकिन ये भी सच है मैंने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि की कलम नहीं बेची है, अपना अहम नहीं बेचा है। ये सच है, ये सच है मैंने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को। गली गली में भोजपत्र को, नगरी नगरी में सरगम को। लेकिन ये भी सच है मैंने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि की कलम नहीं बेची है, अपना अहम नहीं बेचा है। सत्ता की आरती नहीं जनता के सुख दुख का किस्सा हूं। मैं विप्लव के अंगारों की आत्मकथाओं का हिस्सा हूं। और ये दर्द समय का है जो मेरे स्वर से खुद को गजलों में गीतों में गाता है। ये दर्द समय का है जो मेरे स्वर से खुद को गजलों में गीतों में गाता है। और पथ के ऊपर जब तक कांटे न बिछे हो मुझको चलने में मजा नहीं। पथ के ऊपर जब तक कांटे न बिछे हो मुझको चलने में मजा नहीं। ये बनते अरे मैं संजय जी आपकी निष्ठा को प्रणाम करता हूँ। उसी कवि के स्वाभिमान का गीत है। मैं असल में इस जमीन पे नहीं रखना चाहता हूँ, ये टंग नहीं रहा। यहां से मैं बात शुरू करता हूं। अपनी आदत है चुप रहते हैं या बहुत खरा कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। अपनी आदत है चुप रहते हैं या बहुत खरा कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। अब पंक्तियां सुनिएगा। आंसू नहीं छलकने देंगे ऐसी कसम उठा रखी है, होठ नहीं दाबे दांतों से हमने चीख दबा रखी है। आंसू नहीं छलकने देंगे ऐसी कसम उठा रखी है, होठ नहीं दाबे दांतों से हमने चीख दबा रखी है। माथे पर पत्थर सहते हैं, छाती पर खंजर सहते हैं, पर कहते पूनम पूनम को, मावस को मावस कहते हैं। हमसे लोग खफा रहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। अब इस कवि की जिंदगी का दर्शन सुनिए कि हमने तो खुददार जिंदगी के मानी इतने ही माने जितनी गहरी चोट अधर पर उतनी ही मीठी मुस्कान। हमने तो खुददार जिंदगी के मानी इतने ही माने जितनी गहरी चोट अधर पर उतनी ही मीठी मुस्काने। पंक्ति सुनिएगा कि फाके वाले दिन को पावन एकादशी समझ कहते हैं। फाके वाले दिन को पावन एकादशी समझ कहते हैं, पर मुखिया की ड्योढ़ी पे जाकर आदाब नहीं कहते हैं। हमसे लोग खफा रहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। और अंतिम पंक्तियां इस रचना की कि हम स्वर हैं झोपड़पट्टी के, रंग महल के भाग नहीं है। आत्मकथा बागी लपटों की, गंधर्वों के राग नहीं है। हम स्वर हैं झोपड़पट्टी के, रंग महल के भाग नहीं है। आत्मकथा बागी लपटों की, गंधर्वों के राग नहीं है। हम चराग हैं, रात रात भर दुनिया की खातिर दहते हैं। अपनी तैराकी उल्टी है, धारा में मुर्दे रहते हैं। हमसे लोग खफा रहते हैं, हमसे लोग खफा। मैं अंत में आपको कुछ अशार सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले इन दिनों मैंने गीत लिखा है, बड़े अलग ढंग का गीत है। और संयोग देखिए, मेरे भाई आदरणीय अलवेला जी उस मुन्नी की चर्चा कर रहे हैं जो बहुत बदनाम हो गई।
मेरे गीत का भी विषय वही है, वो बदनाम मुन्नी, लेकिन चरित्र बदल गया है बिल्कुल। जिस वक्त ये गीत आ रहा था, जिस वक्त नई 1 जनवरी के कार्यक्रम में हमारे एक फिल्मी जगत की एक नायिका इस गीत को प्रस्तुत करने के लाखों रुपए ले रही थी, मेरे मन में एक सवाल जगा, ये गीत जिसको लेकर के लिखा गया, प्रसिद्ध हुआ, वो मुन्नी कहीं ना कहीं होगी तो कोई सचमुच हमारे आपकी जिंदगी के बीच का कोई पात्र होगी, वो मुन्नी जो कि गाती होगी, नाचती होगी, जिसे करोड़ों रुपए नहीं मिलते होंगे। बस ये दिमाग में रखिएगा और 8 पंक्तियों के इस गीत को सुनिएगा। दबंग आप जानते हैं, खतरनाक आदमी को कहते हैं। अब सुन, हर युग में कोई दबंग बनता है नायक और हर युग में मुन्नी बदनाम हुआ करती है। हर युग में कोई दबंग बनता है नायक, हर युग में मुन्नी बदनाम हुआ करती है। अब इस मुन्नी से मैं मिला हूं, कैसी है वो? विपन्नता आप जानते हैं, गरीबी को कहते हैं। विपन्नता घर की देहरी से बाहर लाकर बीहड़ बाजारों में उसे खड़ा करती है। विपन्नता घर की देहरी से बाहर लाकर बीहड़ बाजारों में उसे खड़ा करती है और भद्दी टिप्पणियों के जहरीले साये में जीने की मजबूरी जल्द बड़ा करती है। वो खाकी वर्दी हो या खादी के कुर्ते, मुन्नी सबके लिए सलाम हुआ करती है। हर युग में मुन्नी बदनाम हुआ। वो खाकी वर्दी हो या खादी के कुर्ते, मुन्नी सबके लिए सलाम हुआ करती है। हर युग में मुन्नी बदनाम हुआ करती है। और अंत है इसका कि लुटी हुई अस्मत की घुटती हुई चीख है। मुन्नी लुटी हुई अस्मत की घुटती हुई चीख है। मुन्नी सारी तहजीबों के लिए तमाचा, मुन्नी सारी तहजीबों के लिए तमाचा, मुन्नी संस्कृत के सूत्रों के लिए सीख है। और सुबह नहीं होती कोई उसकी दुनिया में, 8 पहर मुसलसल शाम हुआ करती है। मुन्नी मंडी में नीलाम हुआ करती है। हर युग में मुन्नी बदनाम हुआ करती है। हर युग में मुन्नी बदनाम हुआ। और मित्रों, कविता के एक अंतिम रूप की तरफ मेरा ध्यान भी घड़ी की सुइयों की तरफ है। मैं चाहता हूं कि हम अध्यक्ष महोदय के बाद सब अब साथ ही साथ उठ करके जाएं, बीच में कोई ना उठे। कवि सम्मेलन वैसे बहुत चलाए जा सकते हैं, लेकिन कविता की, कवि सम्मेलन की सफलता उसके विस्तार से नहीं, उसकी गहराई से नापिए। यहां से जाने के बाद कल जब आप बैठे शांत चित्त और आपकी संवेदना को कोई पंक्ति, कोई चिंतन, कोई विचार संस्पर्श करते हुए अंधेरी रात में आलोक रेखाओं की तरह दीप्त होने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आप सरस्वती के मंदिर की यात्रा करके और प्रणाम निवेदित करके आ रहे। कवि सम्मेलन का यही कर्तव्य है। मैं कुछ अशार आपको सुनाता हूं। सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। और हमेशा हादसों के हाथ में हमने रखी गजलें, भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते। हमेशा हादसों के हाथ में हमने रखी गजलें, भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए। और आपका नगर तो एक महानगर के पास वैसा हुआ, एक छोटा सा नगर मान करके चले। हम लोग जो गांव कस्बों में रहते हैं, कभी हमारे बच्चे जब महानगरों में जाते हैं तो उनकी चेतना में उनका गांव दीप्त रहता है। 4 पंक्तियां और सुनिए कि धूल धक्कड़ हो, धुआं हो, धुंध हो, बेशक वहां मेरा अपना गांव फिर भी मेरा अपना गांव है। धूल धक्कड़ हो, धुआं हो, धुंध हो, बेशक वहां मेरा अपना गांव फिर भी मेरा अपना गांव है। और कल्प वृक्षों के घने साए मुबारक हो तुम्हें, मेरे सर पे मेरी माँ की ओढ़नी की छांव है। मेरे सर पे मेरी माँ की ओढ़नी की छांव। आज हम लोगों ने बुढ़ापे पे बहुत बातें की, बालों की सफेदी पर, उपहास की, परिहास की बातें। मैं दूसरे ढंग से बात करता हूं। जब मेरे बाल सफेद होने लगे तो मेरे मित्रों ने कहा कि अब तो बाजार में बहुत से उपकरण हैं, थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए, उम्र के कई दशक पीछे आप लौट जाएंगे, महसूस ही नहीं होगा कि उम्र बढ़ी। उस वक्त मुझे अपनी कक्षा में बैठे हुए बच्चों के चेहरे याद आए और तब मैंने
बड़े अदब से अपने उन मित्रों को एक उत्तर दिया और उनसे कहा मैंने, बड़ी मुश्किल से बालों पे सफेदी हमने पाई है, बड़ी मुश्किल से बालों पे सफेदी हमने पाई है, इसे पाने को आधी उम्र की कीमत चुकाई। बड़ी मुश्किल से बालों पे सफेदी हमने पाई है, इसे पाने को आधी उम्र की कीमत चुकाई है। और विवाही पांव की हाथों के ये छाले बताएंगे हमारी जेब में गाढ़े पसीने की कमाई। विवाही पांव की हाथों के ये छाले बताएंगे हमारी जेब में गाढ़े पसीने की कमाई। संजय भाई ने मुझे एक गजल की मुझे याद दिलाई। ये 3 शेर मुझे भी अच्छे लगते हैं, आपको सुनता हूँ। परिस्थितियां क्या है जिनके खिलाफ अन्ना साहब उठे, वो परिस्थितियां क्या थी? अंधेरा कुहासा आसमां पे छा रहा है और हम चुप हैं। अंधेरा धूप को धमका रहा है और हम चुप हैं। कुहासा आसमां पे छा रहा है और हम चुप हैं। अंधेरा धूप को धमका रहा है और हम चुप हैं। अंधेरा धूप को धमका रहा है और हम चुप हैं। चुना था गांव के वट वृक्ष का रक्षक जिसे हमने, वही लेकर कुल्हाड़ी आ रहा है और हम चुप। चुना था गांव के वृक्ष का रक्षक जिसे हमने, वही लेकर कुल्हाड़ी आ रहा है और हम चुप हैं। और हिकारत से कहेंगे ये कथा तारीख के पन्ने, शहीदों का लहू चिल्ला रहा है और हम चुप हैं। शहीदों का लहू चिल्ला रहा है और हम चुप हैं। एक और कविता की याद दिलाई है, लेकिन ये बहुत पुरानी है, इसके शेर मेरे दिमाग में भी नहीं है और एक आपने लिख करके भेजा है, उसके आगे इस समय चित्त में नहीं है, इसलिए एक दूसरी आपको सुनाता हूं। आजकल मैं अपने आप से बातें करता हूं और अपने आप से बातें करते करते जैसे मैं आपसे भी बात करने की चेष्टा करता हूं, अपने को उपदेश दे रहा हूं कि चाहत की चिंगारी रख, जीवट रख, जीदारी रख और दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख। चाहत की चिंगारी रख, जीवट रख, जीदारी रख, दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख, फुटपाथों से यारी रख। अब सुनिएगा कि लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख और जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी। लफ्जों में टंकार बिठा, लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख, मरने की तैयारी रख। और इस उम्र में अब मैं ये सलाह दे सकता हूं, ये भी भोगा हुआ यथार्थ है कि सबके सुख में हो शामिल, दुख में साझेदारी रख। सबके सुख में हो शामिल, दुख में साझेदारी रख और श्रीमद् भगवत गीता पर युद्ध निरंतर जारी रख। श्रीमद् भगवत गीता पर युद्ध निरंतर जारी रख। चाहत की चिंगारी रख, जीवट रख, जीदारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। एक बात और सुना के अपनी तरफ विराम की तरफ चलता हूं। एक शेर, केवल एक शेर लिखा मैंने, लेकिन मैं कहता हूं कि यह शेर केवल एक अध्यापक लिख सकता है। क्यों बताता हूं आपको। पहली बार जब मुझे राजभवन में कविता पढ़ने का निमंत्रण मिला तो वहां एक घटना हुई। वहां राजभवन का एक अधिकारी बन चुका था मेरा एक पूर्व छात्र, उसने कुछ किया, उसका कुछ आचरण मैंने देखा और एक शेर लिखा। तो वो 2 शेर यहां से बात शुरू होती है, सुन ले कि राजभवनों का सफर अच्छा लगा किंतु फिर अपना ही घर अच्छा लगा। राजभवनों का सफर अच्छा लगा किंतु फिर अपना ही घर अच्छा लगा। वो शेर उस बच्चे के लिए कह रहा हूं कि देख मुझको, उसने सिगरेट फेंक दी, ये अदब, उसका ये डर अच्छा लगा। राजभवनों का सफर अच्छा लगा किंतु फिर अपना ही घर अच्छा लगा। देख मुझको, उसने सिगरेट फेंक दी, ये अदब, उसका ये डर अच्छा लगा। एक प्रयोग आजकल मैं कर रहा हूं, चलते चलते वो भी सुना दूं आपको। वो 3 पंक्तियों की कविता है, मंच का भी ध्यान जब केवल 3 पंक्तियों में एक स्थिर चित्र बनाने की कोशिश की मैंने, और वो स्थिर चित्र पूरी बात 3 पंक्तियों में कहने का प्रयास है कि किसी के कद से
अपने कद की पैमाइश नहीं करते। पैमाइश आप जानते हैं, नापजोख। किसी के कद से अपने कद की पैमाइश नहीं करते। गरीबी ने सयाना कर दिया मासूम बच्चों को, वो माँ से बाप से कोई भी फरमाइश नहीं करते। किसी के कद से अपने कद की फरमाइश नहीं करते। गरीबी ने सयाना कर दिया मासूम बच्चों को, वो माँ से बाप से कोई भी फरमाइश नहीं करते। और एक शेर फिर से जिंदगी से बना। मेरी माँ तब जीवित थी, मेरे मित्रों ने एक तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम बनाया, मैं भी शामिल हुआ उसमें। ऐन मौके पर उसकी कुछ तबीयत गड़बड़ हो गई, मैं नहीं जा सका। मेरे कुछ विद्वान मित्रों ने मुझसे कहा कि एक बार तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम बनाने के बाद भौतिक समस्याएं तो आती ही हैं, आपको चलना चाहिए था। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन मेरे कवि के पास उत्तर था। वो उत्तर मैंने उन्हें बताया कि मेरे सर पे उसका आंचल, मेरे सर पे आसमान है, मेरे सर पे उसका आंचल, मेरे सर पे आसमां है। मुझे है नहीं अभीप्सा किसी तीर्थ में भ्रमण की। मेरे दोस्तों, अभी तो मेरे घर में मेरी मां है। मुझे है नहीं अभीप्सा किसी तीर्थ में भ्रमण की। मेरे दोस्तों, अभी तो मेरे घर में मेरी मां है। और इस विधा का अंतिम प्रयोग मैंने लिखा कि मेरे बिखराव में भी एक सलीका है। कह रहा था मैं संजय जी से कि अब संभव ही नहीं है शारीरिक परेशानियों के कारण। आज अगर यहाँ पे आ पाया हूँ तो संजय जी का प्यार है और एक कमलेश का साहचर्य है, जो कि मैं आपके मंच पर हूँ। कभी आया था बंबई 20-30 साल पहले, अब संभव नहीं, आगे भी शायद संभव नहीं होगा। अच्छा है कि मैं आपसे संबोधन कर पा रहा हूँ। तो होता है, जीवन बिखराव आता है। उस बिखराव को मैंने कैसे कहा कि मेरे बिखराव में भी एक सलीका है। गजल कहता हूं मैं, सजदे नहीं करता, इबादत का मेरा अपना तरीका है। मेरे बिखराव में भी एक सलीका है। गजल कहता हूं मैं, सजदे नहीं करता, इबादत का मेरा अपना तरीका है। और अंतिम पंक्तियां जिनसे मैं अपनी बात को अक्सर समाप्त करता हूं, आपके सामने भी उन्हीं को पढ़ करके अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि असफलता को अवसाद नहीं करते, जय को अंधा उन्माद नहीं करते, सुन लेते हैं तेजाबी टिप्पणियां, हंस देते हैं, प्रतिवाद नहीं करते। और ये पंक्तियां सुनिएगा कि निर्भय गाते हैं युग की गायत्री, राजाज्ञा का अनुवाद नहीं करते, झुकते हैं संतों के श्री चरणों में, सामंतों से संवाद नहीं करते। झुकते निर्भय गाते हैं युग की गायत्री, राजाज्ञा का अनुवाद नहीं करते, झुकते हैं संतों के श्री चरणों में, सामंतों से संवाद नहीं करते। फाटों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते, और सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं। हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते, हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने इतने प्यार से सुन लिया। अच्छा, ये बिल्कुल अच्छी बात है। हम लोगों को तो निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी। मेरे पास ये कहा गया है कि एक हास्य व्यंग्य के कवि को अध्यक्ष महोदय के काव्य पाठ के बाद और एक जो पहली बार यहाँ पर आए हैं ऐसे एक कवि का नाम आया है कि हम उनसे कहें। निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा, लेकिन पहले ये भी ध्यान रखिएगा कि कवि सम्मेलन को उसी समय तक बढ़ाइएगा जब सब लोग मिलकर के आनंद ले सकें। इसमें ये कहा गया है कि अर्जुन जी से एक कविता और अलवेला जी से एक कविता सुना करके हम इसको विराम दें, लेकिन अध्यक्ष महोदय का आशीर्वाद पहले प्राप्त हो जाए हमें, इसके लिए आप सबने भी लिखा है। और ये जान करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब इस मंच पर आया और आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मुलाकात हुई। उद्योगपति होते हुए यानी अर्थ के परिवेश में जीते हुए उन्होंने शब्द की साधना की, जीवन को देखा है और उस जीवन को कविता में रूपायित किया है। ठीक है, उनकी कविता का स्वर व्यंग है, व्यंग प्रधान है, लेकिन जिंदगी को जिस तरह से उन्होंने दर्पण दिखाया है वो निश्चित रूप से हम सबके लिए वंदना के पात्र हैं। मैं आज के मंच की अध्यक्षता को जिन्होंने दीप्ति दी है, ऐसे आदरणीय से निवेदन करता हूँ कि आप वो कृपया उठें और उनके आशीर्वाद से, उनके काव्य पाठ से यह आयोजन समृद्ध हो। आप जरा जोरदार तालियों के साथ करें।